जो खबरें हैं जो इस्लामाबाद की फिजा में कहीं से उड़ती उड़ाती, वो यही है कि खान साहब जो हैं, ये जो इतनी बड़ी कहानी हुई, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी पार्टी में तोड़-फोड़ हुई, एक नई पार्टी को लाया गया, जो सब कुछ हुआ, वो ज़ाहिर है इस वजह से नहीं हुआ कि अल्टीमेटली 9 मई में इमरान खान साहब को फ्री चिट दे दी जाएगी, क्लीन चिट दे दी जाएगी, वो नहीं होगा। तो इमरान खान साहब को जेल जाने की जो बातें हैं, वो बड़ी यकीनी तौर पर यहाँ पे इस्लामाबाद में होती हैं और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये जेल जाएँगे और 10 साल के लिए जेल जाएँगे। अब मुझे ये ओह। पता नहीं है कि ये जो दावा है, ये जो इन्फॉर्म्ड लोग दावा करते हैं, वो किस बुनियाद पे करते हैं, कौन से कानून के तहत? लेकिन ये है कि वो कहते हैं जनाब के खान साहब ने जाना है जेल, वो अभी और शायद इलेक्शंस के सिनेरियो से पहले खान साहब शायद निगरान सेटअप आने से पहले खान साहब जेल चले जाएँ, ये भी कहा जा रहा है। बड़ी तुमने तो तंजीला खबर दे दी है, ब्रेकिंग न्यूज है ये तो। अच्छा, बहरहाल ये फारूकी साहब, आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में फिर ये सारा तमाशा क्या था? ये सुप्रीम एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और सारे वकला परेशान हाल, इंसानी हकूक का अलम बुलंद किए हुए जो गए, तो उनका तो ये खदशा था ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अल्टीमेटली लेके जाया जाएगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखें रजा साहब, बात यह है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के जो तेवर नजर आ रहे हैं और उसको उन्हें जो गुस्सा है इमरान खान पर, उसमें वो मेरा ख्याल है कि आपको वो चीजें जो हैं वो पस मंजर में जाती हुई नजर आएंगी कि जिसमें हार बेचने का मामला या कोई जमीन जो है उसकी लिया की जमीन का मामला या कोई और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला जो हैं वो शायद पस मंजर में चले जाएं और 9 मई के वाकया जो हैं उनको ही मरकजियत देना, इसका एक खास एक मकसद है और उसका मकसद यही है कि एस्टेब्लिशमेंट एक, जिसे आप ये कहें कि एक मिसाल बनाना चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो अब अफोर्ड नहीं की जा सकेगी और इसीलिए 9 मई को फोकस किया जा रहा है। अभी आप ये भी जो बात कर रहे थे कि उसमें जितने 9 मई के बाद के वाकयात हैं उसमें तमाम इमरान खान जो हैं उन्हें नामजद करने का कहा गया है, तो इसका मकसद यही है कि 9 जो उन्हें पनिश किया जाए वो 9 मई के वाकयात पे जिसमें उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है और रेड लाइन जो है वो सबसे संगीन उनका जुर्म जो है वो करार पाएगा। इसका मकसद एक ये भी है कि आइंदा किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को ये जुर्रत ना दी जाए, ये स्पेस ना दिया जाए कि वो इस रेड लाइन को जो है वो क्रॉस करे। तो एक तो ये फैसला इस तनाजुर में नजर आता है कि जो तमाम 9 मई के जितने मुकदमात हैं उनमें तमाम में इमरान खान को जो है वो नामजद किया जाए और कहा जाए कि ये उन्हीं के इमा पर हर जगह पर, वो GHQ में जो हुआ है वो इमरान खान ने के इमा पर हुआ है, कोर कमांडर हाउस में जो हुआ है वो भी उनके इमा पर हुआ है, मियांवाली में जो वाकया हुआ है वो भी उसमें भी इमरान खान है और उनकी डायरेक्शन पर ही 9 मई का पूरा खेल जो था वो स्टेज किया गया। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे यहाँ जो पंजाब पुलिस जो है, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि उसकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है इन केसेस के हवाले से वो इतनी अच्छी नहीं है। जितने भी केसेस उन्होंने बनाए हैं, आप ये देखें कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जितने केसेस बनाए उन्होंने, वो गए हैं कोर्ट में लेकर गए हैं तो पहली ही तारीख पर इतना कमजोर चालान के उन अदालत ने उन्हें पहली तारीख पर रिमांड नहीं बल्कि केस ही उड़ा दिया उनके खिलाफ और उन्हें बरी कर दिया। इमरान खान के खिलाफ केसेस जो हैं उनमें भी जो केस जो है पेश किया जाता है उसमें भी बहुत ही वीक किस्म का केस पेश किया जाता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम केसेस के अंदर जब वो आप इमरान खान को नामजद करेंगे तो उसके बाद उन्हें उन केसेस के अंदर साबित करना जो है वो भी एक बहुत बड़ा मरहला होगा और जो पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन है उसकी सलाहियत अभी तक आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है ये मूव कि उल्टा जितना 9 मई का जो एक केस तैयार किया गया है इमरान खान के खिलाफ, तो ये बोहतात जब ये हो जाएगी इन केसेस की और अगर ये 1, 2, 3 केसेस जो हैं ये बाउंस बैक करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर सारा प्रोसेस जो है ये को शुबहात का शिकार हो सकता है और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है हुकूमत के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने ये बात कही, मैं भी अग्री करता हूं कि बहुत सुकून है पंजाब की पुलिस और प्रोसिक्यूशन में। और दूसरी ये बात है कि जो डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हर किसी को जो भी जियो फेंसिंग में है उसको धर लिया गया।
अब सारे तो बलवाई नहीं होते ना, कोई तमाशा देखने, हमारे यहाँ तमाशबिनी का भी कल्चर है, लोग मेला देखने जाते हैं, वो कहते हैं चलो जी देखिए होते की हो रहा है, उनको भी पकड़ के ले गए हैं। बहरहाल तंजीला, मैं आपको ये बताऊं कि आज की मेरी इत्तला ये है कि पहले इलेक्शन का हुकूमत सोच रही थी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट गालिबन कि ये इसको मार्च तक ले जाया जाए, लेकिन अब गालिबन यही सुनने में आ रहा है कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि नए चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं ये दोनों फरीकैन श्योर नहीं है, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो काफी सख्त गिर हैं मामलात में, लचक नहीं देते। उनके लिए वो इलेक्शन आगे करना और उसकी रीजनिंग के ऊपर चीफ जस्टिस बनते ही वो ये फैसला नहीं करेंगे। और उनकी अपनी लेगेसी भी होगी कि वो जैसे बंदियाल साहब के तो जो उन्होंने इलेक्शन का ऑर्डर दिया उसमें तो ताखीर हो गई और बल्कि मायना ही नहीं किया, तो काजी फायज ईसा साहब ये नहीं चाहेंगे। और मेरा ख्याल है, मैं ये सुन रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो अब नवंबर में ही होंगे। और यही वजह कि मियां नवाज शरीफ बहुत मुतहरिक हो गए हुए हैं, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, पार्टी मीटिंग्स हो, मुज़ाकरात हो, मुशावरत हो। अब उनके यहाँ पे केसेस में भी ये आज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी आया, अगरचे कि एक माइनर केस है। और आप ये बताइए कि आपके पास क्या इतलात और क्या मालूमात है, क्या ऐसा ही होने जा रहा है? और बहुत से लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जी मियां साहब जो हैं वो अगले वजीर आजम हो सकते हैं, वो उभर कर सामने उन्हीं का नाम चौथी बार आ रहा है। और ये सुनने में बातें आ रही हैं, बदला जाने क्या। देखें, आप एक कैंडिडेचर को देखते हैं, पहले मैं मियां साहब की बात कर लूं कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वजीर आजम के लिए। पाकिस्तान में इन खानदानों से जो वजीर आजम बने, उसके अलावा भी जिन लोगों को वजीर आजम बनाया गया, जाहिर है वो इन्हीं खानदानों की वजह से वजीर आजम बने और इन्हीं की पॉलिसीज को उन्होंने चलाया। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ अच्छी मिसालें हैं, डॉक्टर राजा परवेज अशरफ हूँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब हूँ, शाहिद हकान अब्बासी साहब हूँ, जिन लोगों को मैंने अपने, शौकत तरीन तो चले आए थे चले गए, लेकिन जिनको मैंने अपने करियर में देखा कि जो भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान के अलावा जो वज़ीर आज़म बने, तो वो सारी सूरत हाल तो आपके सामने ही है कि अगर किसको उम्मीदवार होना चाहिए तो नेचुरली सबकी नजरें जो है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तरफ जाती हैं। छोटे मियां साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो इनसाइडर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो ना होते तो ये हाथ चलना ही नहीं था। सो उनकी जो 70% एनर्जी है वो सारी की सारी इस इत्तेहाद को कायम रखने पे लगती रही है। और शुरू में बहुत सारे उसमें ग्लिचेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे और उन्होंने वो क्रॉस किए हैं। फिर जाहिर बात है एक छाप उनके ऊपर ये भी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को जरा ज्यादा कबूल हैं। तो क्या ये जो कबूलियत की बात है, ये नून लीग के अंदर कितनी मकबूल है या उसकी नून के अंदर क्या कबूलियत होगी अगर बड़े मियां साहब वापस आ जाते? तो आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह का कोई दावा एज सच करती हुई दिखाई नहीं देती, वो बिल्कुल खामोश है। वो मुतहरिक तो हैं, वो निगरान सेटअप के लिए और आइंदा कौन क्या होगा, पावर शेयर के ऊपर बातचीत हो रही है और बड़ी जोरों शोर से हो रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि बिलावल हमारे आइंदा के वजीर आजम है। वो इस तरह का कोई नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा सच नहीं लगा रही। शौक उनको बहुत है, अगर आप उनकी पार्टी के लोगों से मिले तो वो कहते हैं बस वी आर वेटिंग कि कब बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे। लेकिन जिस तरह से नून लीग मियां साहब को प्रेजेंट कर रही है, बड़े मियां साहब को, उस तरह से पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। तो मुझे तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह से लग रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ से बेहतर कोई उम्मीदवार होगा, लेकिन क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर होंगे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है और वो डिटरमिन करेगा कि कौन होंगे आइंदा के वजीर आजम।